बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था उसका मकसद ये बताया गया था कि ईरान के एटमी हथियार ख़त्म करने हैं और वहाँ पे रजीम चेंज करनी है। तो ईरान में रजीम चेंज तो नहीं हो सकी। आयतुल्ला अली ख़ामनई साहब को शहीद कर दिया गया, लेकिन अब उनकी जगह पर उनका जो बेटा है मुज्तबा ख़ामनई, वो ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया है। एक ख़ामनई गया और दूसरा ख़ामनई आ गया। तो मुज्तबा ख़ामनई के नया सुप्रीम लीडर बनने पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही नाराज़ नज़र आते हैं, बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उनका रजीम चेंज का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। और यही वजह है कि मुज्तबा ख़ामनई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमलों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया और पिछले 2 रोज़ से ईरान पर हमलों में बहुत शिद्दत आ गई है। दूसरी तरफ मुज्तबा ख़ामनई ने सुप्रीम कमांडर बनने के बाद इसराइल के ख़िलाफ़ हमलों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है और अब इसराइल के ख़िलाफ़ जो ईरान के मिसाइल हमले हैं उनमें बड़ी शिद्दत आ गई है। बज़ाहिर इसराइल ने जो अपना नुकसान है उसको छुपाने के लिए मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखी है और जो इजरायली मीडिया है उसको ये इजाज़त नहीं कि वो तेल अवीव और इसराइल के दीगर शहरों में ईरानी मिसाइल हमलों से होने वाला जो नुकसान है उसको दिखाए, उसको उजागर करे। लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी वीडियोज़ और ऐसे विजुअल्स जो हैं वो अब अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी, जिससे पता चलता है कि ईरान के जो मिसाइल हमले हैं उन्होंने इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अब ये जंग जो है ये लंबी होती जा रही है और ऐसा लगता है कि ईरान चाहता है कि जंग लंबी हो जाए, जबकि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, ये जितनी मुख्तसर हो सकती है वो हो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की कैलकुलेशन है, उनके जो अंदाज़े हैं वो गलत साबित हुए हैं। उन्होंने ईरान को वेनेज़ुएला समझ लिया था। उनका ख्याल था कि हम अपने छापामार दस्ते जो हैं वो वेनेज़ुएला में हमने उतारे, उनका प्रेसिडेंट गिरफ़्तार किया, उसको हम न्यूयॉर्क ले गए और वेनेज़ुएला में रजीम चेंज हो गया, तो ऐसा ही ईरान में भी होगा। और उन्होंने अपने जो हमलों का आगाज़ है उसमें ही उन्होंने आयतुल्ला अली ख़ामनई को शहीद कर दिया। उनका ख्याल था कि अब अली ख़ामनई की शहादत के बाद पूरे ईरान में लोग सड़कों पर निकल आएंगे और एक रजीम चेंज के लिए तहरीक शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सका और ईरान जो है उसने न सिर्फ इसराइल पर और अमेरिका के जो इत्तेहादी खलीजी ममालिक हैं उन पर हमले किए, बल्कि उसने जो स्ट्रेट ऑफ हुरमुज़ है, अबनाए हुरमुज़, उसको भी ब्लॉक कर दिया है। वहाँ पर भी उसने हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल का एक बहरान पैदा हो गया है और उसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपको नज़र आ रहे हैं। तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये सिर्फ इंडिया में और बांग्लादेश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो गल्फ़ स्टेट्स का है, खलीजी रियासतों का है, जहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं और ईरान ने इन फ़ौजी अड्डों पर भी बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। ख़ास तौर पे जो कुवैत और बहरीन में जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले कर दिए। ईरान की कोशिश है कि जंग लंबी हो जाए, अमेरिका और इसराइल की कोशिश है कि जंग ज़्यादा लंबी ना हो। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी ये नज़र आ रही है कि जहाँ जहाँ से ईरान अपने मिसाइल फायर करता है, जो लॉन्चिंग एरियाज़ हैं, वह उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसराइल की और अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के जो मिसाइल चलाने की जो सलाहियत है इसको मिनिमाइज़ किया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए, जबकि ईरान जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो जितना भी इसराइल का नुकसान कर सकता है वो करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान कितने अरसे तक इसराइल और अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अब तो तेहरान समेत ईरान के जो बहुत से जो शहर हैं वहाँ पर जो बिजली की तरसील का निज़ाम है, जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पर अब काफ़ी घंटों से बल्कि कई दिनों से वहाँ पर
बिजली नहीं है, और रात को वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो इस सूरत हाल में ईरान जो है वो कितने अरसे तक ये जंग जारी रखेगा? तो यहाँ पर ये जो सवाल है, इसका अगर हम जवाब तलाश करते हैं और हम ईरानी मीडिया और ईरान में जो सोर्सेज मौजूद हैं उनसे जब हम बात करते हैं, तो वो ये हमें बताते हैं कि आयतुल्लाह अली ख़ामनई के बाद उनके बरखुरदार मुश्तबा ख़ामनई साहब जो हैं, उनको सुप्रीम लीडर बना के ईरान की जो हुकूमत है और जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि आपकी जो रजीम चेंज का ख्वाब है उसे हम पूरा नहीं होने देंगे और हम आपके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे और हम एक लंबी जंग करेंगे। अब अगर अमेरिका जो है वो इस जंग में मज़ीद शिद्दत लाता है और ज़्यादा तबाही फैलाने वाले बम इस्तेमाल करता है और ईरान में औरतों और बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाता है और ईरान की जो मिज़ाइल चलाने की सलाहियत है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ट्रंप का दावा है कि हमने ईरान की नेवी को भी ख़त्म कर दिया है, हमने ईरान की एयरफोर्स को भी ख़त्म कर दिया है, लेकिन ईरान के जो मिज़ाइल चलाने का निज़ाम है वो अभी तक इंटैक्ट है। तो ये भी अगर ईरान की जो मिज़ाइल चलाने की सलाहियत है ये भी अगर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद अमेरिका ये जंग जीत जाएगा? तो जो तेहरान में मौजूद सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं और जो ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने एक तवील छापा मार जंग का भी मंसूबा बना रखा है और छोटे हथियार जिनमें के रॉकेट लॉन्चर्स भी शामिल हैं और मशीन गन्नें शामिल हैं, इस तरह के जो हथियार हैं वो उन्होंने ईरान के तूलो अर्ज़ में फैला दिए हैं। और अगर ईरान की जो मिज़ाइल चलाने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है और ईरान की हुकूमत डिसफंक्शनल हो जाती है, तो उसके बाद ईरान के जो हुकूमत में शामिल लोग हैं, बशमूल सदर पुज़ेशकियान के और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अली लारिजानी, इन समेत जितनी भी अहम शख्सियात हैं, ये छापामार जंग का हिस्सा बन जाएंगे और ये अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ एक छापामार जंग शुरू कर देंगे। तो क्या फिर अल्टीमेटली अमेरिका को ईरान में रजीम चेंज के लिए या फिर वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत इंस्टॉल करने के लिए, उसको वहाँ पर मुसल्लत करने के लिए, क्या अपने ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा? क्या अमेरिकी फ़ौज खुद ईरान की सरज़मीन पर जाएगी? ये एक सवाल है जो बड़ा अहम है और ऐसा लगता है कि जो ईरानी हुकूमत है वो अल्टीमेटली उसने जो एक हिकमत अमली बनाई है वो ये है कि जिस तरह अमेरिका जो है वो वियतनाम में गया और फिर वियतनाम में उसको शिकस्त हुई, अमेरिका अफ़गानिस्तान में गया और अफ़गानिस्तान में उसको शिकस्त हुई, छापामार जंग के ज़रिए अमेरिका को शिकस्त हुई। तो इनकी ये कोशिश है कि अगर हमारी जो मिज़ाइल चलाने की सलाहियत है अगर उसको तबाह कर दिया जाता है तो उसके बाद हम एक तवील छापामार जंग जो है उसमें अमेरिका को उलझाएंगे और उस जंग को लंबा करेंगे और उसके नतीजे में अमेरिका जो है उसको अपने ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में उतारने पड़ेंगे और जब अमेरिका के ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर वही होगा कि जो आप अफ़गानिस्तान में देखते रहे हैं, जो आप इराक़ में देखते रहे हैं कि फिर वो ख़ुदकुश हमले जो हैं वही एक बड़ा हथियार बन जाते हैं, मिज़ाइल का मुतबादल जो है वो ख़ुदकुश हमले हो जाते हैं। लगता ये है कि अगर इस जंग में किसी ने मीडिएशन की कोशिश ना की, फौरी तौर पे किसी ने सालिसी की कोशिश ना की, तो ये जंग लंबी हो जाएगी और जंग लंबी करने का फ़ायदा जो है वो ईरान को है और इसका नुकसान जो है वो सरासर अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका जो है इस जंग के जो मुआशी असरात हैं उसकी वजह से वहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी रिएक्शन भी है। इस जंग की अमेरिका में बहुत ज़्यादा हमायत नहीं की जा रही, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी इसकी बड़ी मुखालफत की जा रही है। तो अब लोग पूरी दुनिया में इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन है जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है। इस सिलसिले में दो मुल्क हैं जिनकी तरफ देखा जा रहा है, एक तो रूस है और दूसरा चीन है। कुछ लोगों का एक ख्याल है कि शायद इसमें
पाकिस्तान भी कोई किरदार अदा कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ने सिर्फ और कोशिश ये की है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं उनको कम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बड़ी मुश्किल है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को नाराज़ किए बगैर वो ईरान के ख़िलाफ़ बराह रास्त मुहाज़राई भी नहीं करना चाहता। ईरान और सऊदी अरब और दीगर गल्फ़ स्टेट्स के दरमियान मामलात को तय करवाने की कोशिश भी कर रहा है और साथ ही साथ वो पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको जो चैलेंजेस हैं उसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि बैलेंस कैसे कायम किया जाए। बैलेंस कायम करना बहुत मुश्किल है। अब देखें कि अगर अमेरिका जो है वो इस जंग में कामयाबी के लिए कुर्दों को इस्तेमाल करता है और जो इराक के जो कुर्द हैं उनका एक ग्रुप अमेरिका की मदद के लिए तैयार भी हो चुका है, लेकिन उन कुर्दों को सीरिया यानी कि शाम के कुर्द रोक रहे हैं कि आप अमेरिका की जंग का हिस्सा ना बने। तो कुर्द जो हैं वो 3 बड़े मुल्कों में तकसीम हैं, शाम, इराक और तुर्की। तो अगर इराक के कुर्द जो हैं वो ईरान के अंदर दाखिल होकर किसी इलाके पर हमला करके और वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फिर उस कब्ज़ाशुदा इलाके में अमेरिका अपनी फ़ौज को उतारेगा और वहाँ पर अपने बेस कायम करेगा, अपनी मराकज़ कायम करेगा और फिर कोशिश करेगा कि जो इराकी कुर्द हैं और अमेरिकी फ़ौज है वो आगे एडवांस करे और फिर एयर पावर के ज़रिए वो कोशिश करेंगे कि वो मुकम्मल तौर पर जो ईरान की हुकूमत है, उसकी जो ईरानियन रजीम है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे तबाह करके वो ईरान का जो सदारती महल है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उन्होंने वेनेज़ुएला के सदारती महल पे कब्ज़ा किया। तो ये इसके लिए अमेरिका को ईरान के अंदर ग्राउंड सपोर्ट की ज़रूरत है। अवामी हमायत तो उसको हासिल नहीं हो सकी, लेकिन इराकी कुर्द जो हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर इराकी कुर्द जो हैं वो ईरान के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उनको कोई छोटी मोटी कामयाबी मिल भी जाती है तो इसके असरात सिर्फ ईरान पे नहीं पड़ेंगे, इसके असरात तुर्की पर भी पड़ेंगे, इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। वो कैसे? तुर्की के जो कुर्द हैं उनमें से एक ग्रुप जो है उसने तुर्की की हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत का एक मुआहदा भी किया, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इराकी कुर्द जो हैं उनको अमरीकी CIA इमदाद फ्राहम करती है और उनको इस्तेमाल करती है ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उसके बाद वो जो तुर्की के कुर्द हैं वो भी कोशिश करेंगे कि वो अमेरिका से हमायत हासिल करें और वो भी अपनी खिदमात पेश करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अब तुर्की को ये कह रहे हैं कि आप मेरी मदद करें और आप भी ईरान में रजीम चेंज के लिए कोई कार्रवाई करें, कोई हिस्सा डालें। और इसी किस्म के पैगामात जो हैं वो पाकिस्तान को भी दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान पर भी ये दबाव है कि आप ईरान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज में हमारी मदद करें। अब पाकिस्तान और तुर्की की कोशिश है कि वो इज़राइल की तो मज़म्मत कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बहुत खुलकर इज़राइल की मज़म्मत की है और तुर्की ने भी खुलकर मज़म्मत की है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि हम अमेरिका की मज़म्मत किए बगैर, अमेरिका को नाराज़ किए बगैर इस सूरत हाल में से किसी तरीके से निकल जाएं। लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब ये मुश्किलात इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि ईरान ने सऊदी अरब पर भी हमला कर दिया और सऊदी अरब और पाकिस्तान का दफाई ताउन का मुआहदा जो है वो सारी दुनिया उसके बारे में जानती है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने कोशिश की कि ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे के बारे में हमले ना करने पे राज़ी किया जाए और पाकिस्तान ने सऊदी अरब से गुजारिश की कि आप अपनी एयर स्पेस ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, ईरान से गुजारिश की कि आप सऊदी अरब पर हमले ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सऊदी अरब पर हमले बंद नहीं हुए। अभी हाल ही में कुछ ड्रोन जो हैं उनके ज़रिए सऊदी अरब की जो तेल की तनसीबात हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उन पर हमले किए गए हैं
अब ईरान का दावा है कि ये हमले हमने नहीं किए, लेकिन सूरत हाल अभी क्लियर नहीं है। तो इस सिलसिले में ईरान को ये यकीन दिलाना होगा कि वो सऊदी अरब पर मज़ीद हमले नहीं करेगा, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमले बंद ना किए गए और सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, तो सऊदी अरब का मौक़िफ़ यह है कि अब हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो अगर इसके बावजूद ईरान की तरफ से हमले बंद ना हुए तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये बड़ी इस वक्त एक ट्रिकी सिचुएशन है। तो पाकिस्तान जो है एक तरफ तो उस पर एक मुआशी दबाव आया है इस जंग की वजह से। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें जो हैं वो उनमें इजाफा हो रहा है, महंगाई का तूफ़ान आ गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बहुत सी सफारती और सियासी चैलेंजेस का सामना है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कतर भी पाकिस्तान का दोस्त है, यूएई का भी दावा है कि वो भी पाकिस्तान का दोस्त है, कुवैत भी पाकिस्तान का दोस्त है और ओमान भी पाकिस्तान का दोस्त है। तो अगर ईरान जो है वो इन तमाम ममालिक पर हमले करेगा और इन ममालिक की एयर स्पेस ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रहेगी, तो फिर ये जंग जो है ये जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, ये लंबी हो जाएगी। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान और तुर्की समेत इस खित्ते के जो बहुत से ममालिक हैं उनके लिए बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल कायम रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जंग जो है ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो। लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में एक जो एब्सोल्यूट विक्ट्री है, मुकम्मल फतह है, वो हासिल करने तक जंग ख़त्म करने पर राज़ी नहीं, बल्कि उन्होंने तो अब इस जंग को एक मजहबी रंग दे दिया है। और बहुत से जो अमरीकी सेनेटर्स हैं उन्होंने अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुला बयानात देने शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं जी कि मुसलमानों को अमेरिका में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। और ऐसी भी इतलात हैं कि अमरीकी फ़ौज के कमांडर्स जो हैं वो अपने ट्रूप्स को ये कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, ये हमला दरअसल उस जंग का आगाज़ है जिस बड़ी जंग का ज़िक्र बाइबल में भी आया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है इस दुनिया में। तो ये जो रंग दिया जा रहा है, इस जंग को मजहबी रंग दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जो जंग के जो सियासी मकासद थे वो हासिल करने में नाकाम हो गए हैं, रजीम चेंज नहीं हो सकी। और इसके अलावा वो कह रहे थे जी कि हमने एटमी हथियारों का ख़ात्मा करना है। इसके बारे में उन्होंने पिछले साल ऐलान कर दिया था, हमने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दिया। अब वो एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि हमने ईरान के एटमी हथियारों का ख़ात्मा करना है। इसका मतलब है पिछली जंग थी जो, उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। तो अब इसमें रूस और चीन को कोई किरदार अदा करना होगा। और या फिर ये हो सकता है कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, उसमें सऊदी अरब है, उसमें यूएई है, उसमें कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, ये तमाम ममालिक मिलकर डोनाल्ड ट्रंप से कहें कि आप तो दरमियानी रास्ता निकालें और इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करें। क्योंकि अगर जंग ख़त्म नहीं होती और लंबी होती है, फ़ायदा इसका सिर्फ़ और सिर्फ ईरान को होगा, जो चाहता है कि अमेरिका अपनी फ़ौज को ईरान की सरज़मीन पर उतारे और वो फिर बराह रास्त अमरीकी फ़ौजियों से निमट सकें। तो अगर अमेरिका जो है वो ईरान में अपनी फ़ौज को उतारता है तो उसके बाद फिर तारीख़ तो हमें यही बताती है कि अमेरिका ने वियतनाम में फ़ौज उतारी और वहाँ से उसको रुसवा होकर निकलना पड़ा, और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में फ़ौज उतारी, वहाँ से भी उसको रुसवा होकर निकलना पड़ा। तो यहाँ पर अगर अमेरिका जो है अगर ईरान में भी अपनी फ़ौज को उतारता है और वहाँ पर कोशिश करता है कि कुर्दों के ज़रिए और जो ईरानी बलूचिस्तान में जो बलोच अलहदगी पसंद हैं उनके ज़रिए अपने मकासद की तकमील करे, तो ऐसी सूरत में जंग जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसमें हमें एक और भी जो नुक्ता है उसका भी ख्याल रखना है कि जो बलोच अलहदगी पसंद हैं वो जिस ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करते हैं, उस ग्रेटर बलूचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी बलूचिस्तान के इलाके शामिल नहीं हैं, उसमें ईरानी बलूचिस्तान के इलाके भी शामिल हैं और उसमें अफ़गानिस्तान के भी कुछ बलोच इलाके वो शामिल करते हैं। इनके जो मैप्स हैं तो उन मैप्स में आपको पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के जो बलोच इलाके हैं वो शामिल नज़र आते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो ईरान की हुकूमत है वो भी बलोच अलहदगी पसंदों को दहशतगर्द करार देती है,
पाकिस्तान की हुकूमत भी बलोच अलहदगी पसंदों को दहशतगर्द करार देती है। तो इस मामले पे पाकिस्तान और ईरान की जो हुकूमत है वो एक पेज पे है, जबकि इजराइल जिसने ईरान पर हमला किया है वो बलोच अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहा है, और बलोच अलहदगी पसंदों का एक ग्रुप जो है वो भी खुल्लम खुल्ला वो इजराइल को सपोर्ट करता है। वो कहते हैं जी कि हम तो क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई चल रही है, हम ईरान से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, और इजराइल ईरान का दुश्मन है, तो लिहाजा हमारी तो इजराइल के साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो ये वो ग्रुप है जो एक सेकुलर ग्रुप है, लिबरल ग्रुप है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो बलोच अलहदगी पसंद हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ईरान एक पेज पे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इजराइल एक पेज पे नहीं है, क्योंकि इजराइल जो है वो एक तरफ तो भारत का इत्तेहादी है और दूसरी तरफ वो बलोच अलहदगी पसंदों का भी इत्तेहादी है। अब यहाँ पे हम ये एनालिसिस करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो कहता है कि मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ, वो तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ें करता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के दुश्मन इजराइल के साथ मिलकर उसने ईरान पर हमला भी किया। यहाँ पे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का इम्तिहान है। पाकिस्तान को अमेरिका को ये बावर कराना होगा कि क्योंकि इस जंग में इजराइल आपका इत्तेहादी है, आपने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं उनको अगर आप सामने रखें तो इजराइल जो है वो पाकिस्तान के जो अलहदगी पसंद हैं, जिनको कि यूनाइटेड नेशंस भी इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुकी है, तो पाकिस्तान अपने जो दहशतगर्द हैं जो अलहदगी पसंद हैं उनके इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ कैसे जंग करे। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अगर ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमले जारी रहेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप देखें कि एक तरफ इजराइल है जो कि बलोच अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो कि पाकिस्तान का बहुत करीबी इत्तेहादी है, पाकिस्तान का दोस्त है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक दफाई ताउन का एक मुआहदा भी मौजूद है, और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पाबंद है कि वो सऊदी अरब की हिमायत करे। तो इस सूरत हाल में जो एक बेस्ट जो सलूशन नज़र आता है वो यह है कि जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन जंग ख़त्म कौन करवाए? इसके लिए हो सकता है कि अगर पाकिस्तान और दीगर ममालिक मिलकर चीन से बात करें, और चीन जो है वो भी कोई इसमें रोल प्ले करे, और चीन और रूस अगर मिलकर को रोल प्ले करते हैं तो ये जंग जल्द अज जल्द बंद हो सकती है। लेकिन अगर ये जंग जल्दी बंद नहीं होती, ये लंबी होती जाएगी तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। इसमें ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, बल्कि पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी आएगी, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी, और इसके असरात बहुत दूररस होंगे। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए कि वो सूरत हाल का जायज़ा लें, और एक जिस तरह की उन्होंने वेनेज़ुएला में रजीम चेंज की, वैसी रजीम चेंज तो वो फौरी तौर पे ईरान में नहीं कर सके, तो उनको कुछ सेटलमेंट का रास्ता निकालना चाहिए। अब रप्रोचमा तो हो नहीं सकता, सालिसी के नतीजे में ईरान और अमेरिका की सुलह तो हो नहीं सकती, मुफाहमत भी नहीं हो सकती। तो कोई एक ऐसी सेटलमेंट करनी चाहिए कि ईरान के भी हमले बंद हो जाएं और इजराइल और अमेरिका के हमले भी बंद हो जाएं, क्योंकि अगर जंग लंबी होगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें फ़ायदा ईरान का है, नुकसान जो है वो इजराइल का और अमेरिका का, और अमेरिका के इत्तेहादियों का और अमेरिका के दोस्तों का है, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है। तो इस वक्त वाहिद रास्ता यही नज़र आ रहा है कि रूस और चीन मिलकर किसी ऐसी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट का आगाज़ करें कि जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ और पाकिस्तान मिलकर अमेरिका को ये कह सकते हैं कि आप सीज़ फायर करें, और सीज़ फायर के बाद कोई एक सेटलमेंट की जाए जिसके नतीजे में ये जो जंग है ये मज़ीद ना फैले। और जंग का जो मज़ीद ना फैलना है ये सबके फ़ायदे में है, पाकिस्तान के भी फ़ायदे में है, अमेरिका के भी फ़ायदे में है, गल्फ़ कंट्रीज़ के भी फ़ायदे में है। अगर जंग ख़त्म नहीं होती और फैलती जाती है तो फ़ायदा किसका होगा? सिर्फ़ ईरान का। ईरान को लंबी जंगें लड़ने का तजर्बा है, उसने इराक़ के ख़िलाफ़ 10 साल तक जंग लड़ी, तो अब वो ये भी एक लंबी जंग लड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो छापा मार यानी गुरीला जंग है उसका भी ऑप्शन रखा हुआ है, उसकी भी मनसूबाबंदी कर रखी है।
तो आप देख लें कि अमेरिका जो है उसने ईरान में अगर अपनी फ़ौज भेज दी तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकी फ़ौज का अंजाम वही हो जो वियतनाम में और अफ़गानिस्तान में हुआ था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।